नहीं पाए और उसे समझ नहीं पाए। दूसरे, वे चारों ओर पोनेग्लिफ की सामग्री एकत्र नहीं कर पाए। इसलिए अब तक अंतिम द्वीप लाफटेल, जो सैकड़ों वर्षों से अस्तित्व में है, केवल समुद्री डाकू राजा रवि ही पहुंच पाया है। बेशक रवि को भी प्राचीन लिपि समझ में नहीं आई, लेकिन वह पोनेग्लिफ्स की आवाज सुन सकता था। इन्हीं तमाम मुश्किल हालातों के चलते कार्तिक अधीर हो गया था। उसने बस वानो देश के खिलाफ साजिश रची, अराजकता फैलाने और अपने दोस्त की तथाकथित हत्या का बदला लेने के अलावा उसने वानो देश के एक अहम शख्स कोजुकी ओडेन को सीधे ढूंढने की भी योजना बनाई, ताकि उससे लाफटेल के बारे में सीधे पूछताछ की जा सके। बेशक यह सबसे तेज तरीका था। आखिरकार कोजुकी परिवार ही वह राजमिस्त्री परिवार था जिसने मूल रूप से पोनेग्लिफ्स को तराशा था, और कोजुकी ओडेन खुद रवि के साथ लाफटेल तक गया था। उससे सीधे आखिरी द्वीप के बारे में पूछना, धीरे धीरे रोड पोनेग्लिफ्स इकट्ठा करने और फिर उन्हें समझने के लिए किसी को ढूंढने से कहीं बेहतर था, है ना? ईशान ने अंदाजा लगाया कि अगर कार्तिक कोई कदम नहीं भी उठाता तो भी बिग्मा पायरेट्स जरूर उठाएंगे, क्योंकि योंको में पायरेट्स किंग बनने के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित तो वे दोनों ही थे। उन दोनों के बारे में सोचते हुए ईशान के मन में अचानक एक और विचार आया। उसने अपने बारे में सोचा, अब वह योंको भी बन गया था, बिग्मा के रोड पोनेग्लिफ पर कब्जा कर लिया था, और सबसे खास बात ऋतु, जो एकमात्र इतिहासकार थी और प्राचीन लिपि को समझ सकती थी, उसके पक्ष में थी। इसका मतलब था मानो वह खुद ही पायरेट किंग का उम्मीदवार बन गया हो। ड्रैगन, यह नाम सुनकर ज़ेफिर के चेहरे पर स्पष्ट आश्चर्य झलक रहा था। बेशक वह जानता था कि ड्रैगन कौन है, लेकिन ज़ेफिर पर ड्रैगन की इतनी गहरी छाप उसकी क्रांतिकारी पहचान की वजह से नहीं थी, बल्कि इसलिए कि ज़ेफिर द्वारा प्रशिक्षित मरीन की स्वर्णिम पीढ़ी में ड्रैगन अकेला ऐसा व्यक्ति था जो उसका छात्र नहीं था। उस समय ड्रैगन को गोपाल ने व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया था, लेकिन बाद में वह मरीन से अलग हो गया, क्रांतिकारी सेना का नेता बन गया और लगातार विश्व सरकार का विरोध करता रहा। जब ज़ेफिर को यह पता चला तो उसे ड्रैगन के लिए गहरा अफसोस हुआ, क्योंकि उसके अनुसार ड्रैगन की प्रतिभा शायद स्वर्णिम पीढ़ी में सबसे अधिक थी। लेकिन अब उसने एक बार फिर आओकिजी से यह नाम सुना। तुमने अचानक उसका जिक्र क्यों किया? ज़ेफिर ने उलझन में पूछा। क्योंकि मैं उससे एक बार गोल्डन सिटी में मिला था। आओकिजी डेक पर पालथी मारकर बैठ गया और कुछ उलझन भरे भाव से अपने बिखरे बालों को खुजला रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि हालांकि विश्व सरकार और मरीन इतने सालों से उसकी तलाश में लगे हैं, फिर भी हम ड्रैगन के विचारों को कभी ठीक से समझ ही नहीं पाए। वह क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व करते हैं, वह बार बार विभिन्न देशों में विद्रोह क्यों भड़काते हैं? क्या यह सिर्फ तथाकथित अत्याचार का विरोध करने के लिए है? ज़ेफिर ने सिर हिलाते हुए कहा, जिन क्रांतियों और विद्रोहों को वह बढ़ावा दे रहा है, वे लगभग सभी विश्व सरकार के सदस्य देशों में शुरू हुए हैं। इससे विश्व सरकार की नींव ही हिल रही है। हाँ, कोई आश्चर्य नहीं कि विश्व सरकार उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है, आओकिजी ने कहा। लेकिन गुरु ज़ेफिर, क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है, भले ही ड्रैगन विश्व सरकार को उखाड़ फेंके, लेकिन उसे क्या यकीन है कि उसके शासन के बिना दुनिया बेहतर होगी? अगर क्रांतिकारी सेना भी सत्ता संभाल ले तो क्या वे सचमुच इस दुनिया के सारे अन्याय मिटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ज़ेफिर ने बहुत देर सोचने के बाद अपना सिर हिलाया। इस दुनिया में एक आदर्श शासक वर्ग जैसी कोई चीज नहीं होती। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसीलिए हालांकि मुझे पता था कि विश्व सरकार पूरे दिल से दिव्य ड्रैगन की रक्षा कर रही है, मैंने अपने संदेहों को दबा दिया और अपने कर्तव्यों का पालन किया, आओकिजी ने कहा।
चूंकि हम भी इसे समझ सकते हैं, ड्रैगन भी इसे जरूर समझता होगा। लेकिन वह क्यों अड़ा रहता है? वह विश्व सरकार का विरोध क्यों करता रहता है? इन क्रांतियों और विद्रोहों से उसे क्या हासिल होने की उम्मीद है? कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सका। ज़ेफिर, सूर्या, कुइना, एन जिन्होंने भी यह सवाल सुना, वे सब चुपचाप एक दूसरे को देखने लगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि लगता है हमने रिवॉल्यूशनरी आर्मी को कभी ठीक से समझा ही नहीं। आओकी जी ने आगे कहा, इस बार मरीन छोड़ने के बाद मुझे कई बातें समझ में आईं। इसलिए मैं सोच रहा हूं, शायद रिवॉल्यूशनरी आर्मी वैसी नहीं है जैसा हमने शुरू में सोचा था। शायद वे हमारे दुश्मन भी नहीं हैं। आओकी जी ने अपना सिर घुमाया, अपना धूप का चश्मा उतारा और ज़ेफिर की आंखों में गंभीरता से देखा। शिक्षक ज़ेफिर, मैंने एक बार ओहारा के विनाश में भाग लिया था। शैतान बालक निको ऋतु जो उस समय बच निकली थी, मैंने ही उसे जाने दिया था। लेकिन उस घटना के दौरान मुझे कुछ संदिग्ध लगा। मुझे डर है कि विश्व सरकार के पास हमेशा से एक बहुत बड़ा रहस्य रहा है, एक ऐसा रहस्य जो उन्होंने बहुत लंबे समय से दुनिया से छिपाया है। मुझे नहीं पता कि यह रहस्य क्या है, लेकिन मुझे शक है कि ड्रैगन को पता हो सकता है। इसलिए मैं उससे मिलने की योजना बना रहा हूं। मैं उससे असली जवाब जानना चाहता हूं। मैं आपके और नियो मरीन्स में शामिल हो या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि मैं कोई फैसला लेने से पहले इस जवाब को जान लूं। आओकी जी की बातें सुनकर ज़ेफिर ने 2 बार खर्राटे लिए, लेकिन फिर उसकी खर्राटे जोरदार हंसी में बदल गईं। मुझे लगता है कि तुम इस बूढ़े आदमी को क्रांतिकारी सेना के साथ सहयोग करने के लिए बहकाना चाहते हो, है ना? ज़ेफायर ने कहा, मैंने नियो मरीन की स्थापना दुनिया भर के समुद्री लुटेरों से लड़ने के इरादे से की थी। लेकिन अगर तुम इस नई नौसेना को एक बड़ा उद्देश्य दे सकते हो, तो मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं चलूंगा? गुरुजी। यह सुनकर एन और बिन्स ज़ेफिर को पुकारने से खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि ज़ेफिर ने उन्हें रोकने के लिए अपना हाथ उठाया और बिना सिर घुमाए कहा, एन, बिन्स, मुझे पता है कि तुम समुद्री लुटेरों से बदला लेने के लिए मेरे पीछे आए हो। लेकिन हम दोनों समझते हैं कि हम खुद को धोखा दे रहे हैं। हम उस समुद्री लुटेरे से बदला तो नहीं ले सकते जो शिचिबुकाई बन गया है और विश्व सरकार द्वारा संरक्षित है ना? ज़ेफिर के शब्दों में निराशा का भाव झलक रहा था। उसने आगे कहा, नियो मरीन्स का लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए। चलो हम रिवॉल्यूशनरी आर्मी को ढूंढते हैं। उम्मीद है कि ड्रैगन हमें कोई संतोषजनक जवाब दे पाएगा। आओकी जी और ज़ेफिर की मुलाकात ने कई चीजें बदल दी। अगर आओकी जी, सूर्या और दूसरे पूर्व मरीन्स के साथ ज़ेफिर के सामने न आए होते, तो ज़ेफिर शायद नियो मरीन्स का नेतृत्व करते हुए समुद्री लुटेरों से लगातार बदला लेता रहता। वह खुद भी बदले की आग में जलकर भस्म हो जाता, डायना स्टोन्स का इस्तेमाल करके नई दुनिया को तबाह करने की कोशिश करता और आखिरकार मरीन्स के हाथों मारा जाता। लेकिन अब इससे पहले कि वह ऐसा कुछ कर पाता, उसकी मुलाकात आओकी जी से हुई और वह सफलतापूर्वक राजी हो गया। इस प्रकार आओकी जी और उसका समूह जिस युद्धपोत पर सवार था, वह नियो मरीन के बेड़े में शामिल हो गया और क्रांतिकारी सेना की खोज में निकल पड़ा। हालांकि उन्हें क्रांतिकारी सेना का मुख्यालय बाल्टिगो कहाँ स्थित है, यह नहीं पता था और न ही उनके पास ड्रैगन से संपर्क करने का कोई तरीका था। फिर भी उनकी अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि वे उसे ढूंढ लेंगे। शायद जब आओकी जी और ज़ेफिर ड्रैगन से मिलेंगे, तो दुनिया की शक्ति गतिशीलता फिर कभी वैसी नहीं रहेगी। ईशान को यह नहीं पता था कि उसके कारण गोल्डन सिटी में आओकी जी और ड्रैगन के बीच संक्षिप्त मुठभेड़ का इतना गहरा प्रभाव पड़ेगा।
उस समय एकलव्य वेविल को जाने देना केवल मूल इतिहास का पालन करने और मरीन से एक एडमिरल स्तर के व्यक्ति को कम करने के लिए था। ज़ेफायर कई समकालीन मरीन अधिकारियों के गुरु थे, उनके जाने का मरीन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब विश्व सरकार ने चारा खा लिया, उन्होंने स्वयं ज़ेफिर को भगा दिया। लेकिन एक दिन उन्हें इस निर्णय पर पछतावा होगा। ईशान तेज रफ्तार से उड़ रहा था, व्हाइटबियर्ड समुद्री डाकुओं के इलाके की ओर। रास्ते में समुद्र में नौकायन कर रहे कई समुद्री डाकू जहाजों ने उसके उड़ान पथ पर ध्वनि धमाकों के बादल देखे। जब वह आकाश में तेजी से उड़ रहा था तो वे स्तब्ध होकर देखते रहे और हर कोई भय से अपने कान ढक रहा था, क्योंकि वे विशाल ध्वनि धमाकों से हिल रहे थे। ईशान के योनको बनने की खबर दुनिया भर में फैल चुकी थी। इस यात्रा ने कई लोगों को नए योनको की भव्यता देखने का मौका दिया। बेशक ईशान इस तरह पूरी रफ्तार से उड़ नहीं सकता था, फिर भी वह बीच बीच में कुछ द्वीपों पर आराम करने के लिए रुकता रहा। लगभग 3 दिन उड़ने के बाद ईशान आखिरकार व्हाइटबर्ड पायरेट्स के इलाके में पहुंच गया। यहाँ ईशान को ऐसा लगा जैसे वह घर पर ही हो। वह यूं ही व्हाइटबियर्ड पायरेट्स के झंडे वाले एक द्वीप पर उतरा और वहां तैनात सदस्यों को पाया। व्हाइटबियर्ड पायरेट्स में ईशान की प्रतिष्ठा को देखते हुए सबसे निचले दर्जे के सदस्य भी उसका नाम जानते थे। उसे देखते ही वे ईशान को श्रद्धा और सम्मान से देखने लगे। पूछने और यह जानने के बाद कि ओल्ड मैन व्हाइटबियर्ड और अन्य लोगों के पास हाल ही में कुछ खास नहीं था और वे अभी भी अपने मुख्य अड्डे पर थे, ईशान ने फिर से उड़ान भरी और पीछे उत्साहित व्हाइटबियर्ड समुद्री डाकू सदस्यों के एक समूह को छोड़ दिया, जिन्होंने उसे विदा करने के लिए हाथ हिलाया। बेशक इन सदस्यों ने ईशान के आगमन की सूचना देने के लिए मुख्य बेस से भी संपर्क किया। इसलिए जब ईशान व्हाइटबर्ड पायरेट्स के मुख्य बेस पर पहुंचा और मोबी डिक पर उतरा तो उसका स्वागत प्रसन्न डिवीजन कमांडरों के एक समूह ने किया। अरे बदमाश, कम से कम ज़मीर तो है कि इस बूढ़े से मिलने आ। व्हाइटबियर्ड डेक पर तनकर बैठ गया। ईशान को आते देख उसकी आंखें खुशी से भर आईं, लेकिन उसने मुंह बनाया और कहा, मुझे लगा था कि योंको बनने के बाद तुम इस अकेले बूढ़े को भूल जाओगे। ईशान मुस्कुराया और बोला, क्या मैंने अभी बिगमा पायरेट्स का इलाका नहीं छीन लिया? मैं बहुत व्यस्त था, लेकिन अब जब मुझे थोड़ा खाली समय मिला है तो मैं यहाँ आ गया। वैसे मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। यह कहते हुए ईशान ने अपने हाथ में पकड़ी हुई शराब की एक बड़ी जग उसे थमा दी। उसने इसे एक द्वीप पर आराम करते हुए यूं ही खरीद लिया था। अब चूंकि व्हाइटबियर्ड की सेहत ठीक हो गई थी, इसलिए उसे पीने की चिंता नहीं थी। हालांकि व्हाइटबियर्ड इतनी आसानी से खुश नहीं हुआ। उसने चिढ़कर कहा, तुम खास तौर पर मुझसे मिलने तो नहीं आए हो? तुम यहाँ आरव और राघव चौहान के बारे में पूछने आए हो, है ना? हालांकि उसने ऐसा कहा, फिर भी व्हाइटबियर्ड ने ईशान की शराब स्वीकार कर ली, ढक्कन खोला और पीने के लिए अपना सिर पीछे झुका लिया। लगता है व्हाइटबियर्ड पायरेट्स को पहले ही खबर मिल चुकी है। ईशान को घर जैसा महसूस हो रहा था, इसलिए उसने मनीष, विस्टा, जोजू और अन्य लोगों का अभिवादन किया और व्हाइटबियर्ड के पास जाकर बैठ गया। हाँ, हमें खबर मिल गई है। व्हाइटबियर्ड ने उसकी ओर देखा, शराब का घूंट लिया और कहा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? देवराज ने मुझे रेड फ्लैग नाम के एक सुपरनोवा के बारे में बताया था, मैंने उसे पहले भी बचाया था, ईशान ने बताया। लेकिन चूंकि वह अब बीस्ट्स पायरेट्स में शामिल हो गया है, इसलिए मुझे यकीन नहीं था कि उसकी जानकारी विश्वसनीय होगी या नहीं। इसके अलावा मुझे उम्मीद नहीं थी कि आरव भी वानो कंट्री जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे इस बारे में बात करने यहाँ आऊं। आरव इज़ो के साथ गया, व्हाइटबियर्ड ने कहा। इज़ो वानो देश से है।
हालांकि वह तलवारें नहीं चलाता, फिर भी वह एक समुराई है। इज़ो और राघव चौहान दोनों वानों के उन गिने चुने लोगों में से हैं जो बाहर निकलकर दुनिया देखने को तैयार हैं। शुरुआत में जब तीनों एक दूसरे का ध्यान रखते थे तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन मैंने वानों की ताकत को कम करके आका, वे असल में पकड़े गए। मनीष ने बीच में ही टोकते हुए कहा, ईशान, असल में अगर तुम नहीं भी आए होते तो पापा तुम्हें खबर देने के लिए किसी को भेजने वाले थे। व्हाइट बियर्ड पायरेट्स पहले से ही कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। संभल जाओ। ईशान ने हाथ से इशारा करके उन्हें शांत किया। दरअसल यहां आने से पहले मैंने किसी से भविष्यवाणी करवाई थी। हालांकि आरव और बाकी लोग कैद हैं, फिर भी वे सुरक्षित हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि भविष्यवाणी के नतीजे से मुझे पता चला कि अगर हम उन्हें छुड़ाने जाएं, तो हम उन्हें आसानी से वापस ला सकते हैं। भविष्यवाणी। व्हाइट बियर्ड ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। वह कहने ही वाला था, तुम इस चीज में विश्वास करते हो? लेकिन तभी उसे याद आया कि फिशमैन द्वीप पर भविष्यवाणी करने में माहिर एक व्यक्ति रहता है, एक मत्स्यांगना जिसका जिक्र जयदेव ने किया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह कभी गलत नहीं होती। इसलिए उसने कुछ भी बोलने से मना कर दिया और ईशान की सोच के अनुसार ध्यान से सोचने लगा। एक पल बाद व्हाइट बियर्ड ने अचानक नाक भौं सिकोड़ी और कहा, मैं समझ गया। लगता है वानों के शोगुन को भी अपने देश के मामलों में और लोगों के दखल से चिंता है। ओह, क्या मतलब है तुम्हारा? ईशान ने पूछा। मैं बस इतना कह सकता हूं कि बिग मां को हराने और योंको बनने की खबर बिल्कुल सही समय पर आई। व्हाइटबर्ड ने अपना सिर पीछे झुकाया और शराब का आखिरी घूंट पिया, फिर जग को डेक पर पटक दिया, अपनी मूंछों से शराब पोंछी और खिलखिलाकर हंसा। क्योंकि वे डरते हैं। हालांकि वानो देश नई दुनिया के कुछ मजबूत देशों में से एक है, लेकिन वे एक ही समय में दो योंकों का सामना करने के परिणामों का अंदाजा नहीं लगा सकते। वानो देश में यह आंतरिक कलह मुख्यतः रूढ़िवादियों और प्रगतिवादियों के बीच सत्ता संघर्ष है, व्हाइट बियर्ड ने समझाया। वानो ने हमेशा अलगाववाद की नीति अपनाई है, नई दुनिया में अपनी सर्वोच्च स्थिति बनाए रखने के लिए देश के भीतर के शक्तिशाली समुराई पर निर्भर रहा है। वे न तो विश्व सरकार के सदस्य हैं और न ही किसी योंको के संरक्षण में हैं। लेकिन महान समुद्री डाकू युग के आगमन के साथ उनके देश के अधिक से अधिक लोग बाहरी दुनिया के साथ संवाद करना चाहते हैं। ये लोग तथाकथित प्रगतिवादी हैं। प्रगतिशील लोगों में सबसे प्रतिनिधि व्यक्तित्व कोजुकी ओडेन का है। 20 साल से भी ज्यादा पहले वह रवि की अंतिम यात्रा में भी उनके साथ थे। व्हाइट बियर्ड ने याद करते हुए कहा, मैं उनसे भी मिला था। वह वानो में कुरी के डेम्यो थे और उन्होंने मुझे और रवि को वानो आने का निमंत्रण भी दिया था और हमें अपने शासन के दौरान के दृश्य दिखाए थे। रवि की मृत्यु के बाद व्हाइट बियर्ड पायरेट्स और कोजुकी परिवार ने हमेशा संपर्क बनाए रखा है। आरव के मेरे साथ आने के बाद वह भी एक बार वानो आए थे। कोजुकी परिवार वानो को खोलने और दुनिया के साथ संवाद मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है, लेकिन यह कहते हुए व्हाइट बियर्ड का चेहरा उतर गया। ऐसी कार्रवाइयों से स्वाभाविक रूप से रूढ़िवादी ताकतों का विरोध पैदा होता है। वानो का शोगुन प्रगतिवादियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। शुरुआत में ये प्रगतिवादी एक छोटा समूह थे और ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन समय के साथ ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे होते गए और धीरे धीरे रूढ़िवादियों के साथ गंभीर वैचारिक टकराव पैदा होने लगे।
इस बार वानों में अंदरूनी उथल पुथल इसलिए है क्योंकि उनके शोगुन को एहसास हो गया है कि प्रगतिशील ताकतें एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई हैं जहां उन्हें दबाना जरूरी है। और संयोग से बीस्ट्स पायरेट्स, जो वानों को परेशान कर रहे थे, ने अचानक अपनी रणनीति बदल दी। इसलिए वानों के शोगुन ने उस आदमी कार्तिक के साथ सहयोग करने का फैसला किया और बीस्ट्स पायरेट्स की ताकत का इस्तेमाल करके कोजुकी परिवार के नेतृत्व वाली घरेलू प्रगतिशील ताकतों को दबा दिया। व्हाइट बियर्ड ने आह भरते हुए कहा, आरव और इजो वानो गए थे और जरूर कोजुकी परिवार से जुड़े होंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि शोगुन उन्हें दुश्मन मानता है। राघव चौहान भी शायद ऐसा ही है। एक घुमक्कड़ समुराई होने के नाते उसे शायद प्रगतिशील ताकतों का हिस्सा माना जाता है। तुम्हें पता है, अलगाववाद की नीति के तहत वानों के किसी भी व्यक्ति को देश छोड़ने की इजाजत नहीं है। व्हाइट बियर्ड ने ईशान की ओर इशारा करते हुए कहा। व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के चेहरे को देखते हुए, आरव और इजो तो बच सकते हैं, लेकिन राघव चौहान के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। शोगुन उसे मार भी सकता है। लेकिन अब जब तुम योंको बन गए हो तो स्थिति बिल्कुल अलग है। राघव चौहान तुम्हारा उपकप्तान है, यानी अगर उन्होंने उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो तुम वानों की ओर जरूर जाओगे, है ना? ईशान ने सिर हिलाया, यह निश्चित था। मेरा अनुमान है कि शोगुन के लिए घरेलू प्रगतिशील ताकतों को दबाना शायद आसान नहीं होगा, व्हाइट बियर्ड ने सोचा। अगर प्रगतिशील पहले से ही रूढ़िवादियों के बराबर न होते तो शोगुन को कार्तिक की शक्ति उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी स्थिति में अगर वह व्हाइट बियर्ड पायरेट्स और ड्रैगन हंटर पायरेट्स दो योंको क्रू दोनों को आकर्षित कर भी ले तो शायद वह इसे नियंत्रित नहीं कर पाएगा। व्हाइट बियर्ड से सुनने के बाद, जो वानों की आंतरिक स्थिति के बारे में जानता था, ईशान को अंततः समझ आ गया। तो भविष्यवाणी का नतीजा तो सही है, ईशान ने सोचा। हालांकि उन्होंने बीस्ट्स पायरेट्स की शक्ति उधार ली है, शोगुन शायद कार्तिक पर पूरा भरोसा नहीं करता। इसलिए अगर कार्तिक आरव और राघव चौहान को मारना भी चाहे तो शोगुन उस दबाव का विरोध करेगा और उसे मना कर देगा। अगर हमारे दोनों समुद्री डाकू दल मिलकर हमारे लोगों की मांग करें तो शोगुन शायद मान जाएगा और उन्हें सौंप देगा। क्या यह सही है? हाँ, व्हाइट बियर्ड ने सिर हिलाया। लेकिन हो सकता है कि वह इस मौके का फायदा उठाकर कुछ शर्तें तय कर दे। हमारे दोनों समुद्री लुटेरों के दल में से किसी को भी वानों में दोबारा कदम रखने से रोक दे। इस तरह हमारे पास उनके गृहयुद्ध में दखल देने का कोई बहाना नहीं होगा और हम बस असहाय होकर देखते रह जाएंगे। व्हाइट बियर्ड ने आह भरते हुए कहा, अफसोस, उस स्थिति में कोजुकी ओडेन और उसका परिवार शायद गंभीर खतरे में होगा। ईशान हैरान होकर बोला, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? चूंकि वे कोजुकी परिवार को निशाना बना रहे हैं और तुम उनके दोस्त हो तो तुम हस्तक्षेप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यह वानों का अंदरूनी मामला है, समझे? व्हाइट बियर्ड ने उसे घूरकर देखा। अगर शोगुन इसे पूरे देश की जनता को भड़काने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल करता है तो न सिर्फ हम कोजुकी परिवार की मदद नहीं कर पाएंगे बल्कि उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो फिर शोगुन कार्तिक की शक्ति क्यों उधार ले सकता है? ईशान ने उलझन में पूछा। क्या यह भी बीस्ट्स पायरेट्स का वानों के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं है? स्थिति अलग है, व्हाइट बियर्ड ने कहा। मैं इसे इस तरह कहूंगा, शोगुन किसी की भी शक्ति उधार ले सकता है, कार्तिक की, बिग मां की, तुम्हारी या मेरी। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह वानों का सर्वोच्च शासक शोगुन है। वह धर्म का पक्षधर है। वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसकी प्रजा नहीं कर सकती। अभी तो यह सिर्फ रूढ़िवादियों और प्रगतिवादियों के बीच का संघर्ष है, एक राजनीतिक संघर्ष।
लेकिन अगर उसकी प्रजा दूसरों की शक्ति उधार ले तो यह स्पष्ट विद्रोह बन जाता है। उस समय कोजुकी परिवार पूरे वानों में उपहास का पात्र बन जाएगा। ईशान थोड़ा हैरान हुआ, ऐसी स्थिति कैसे हो सकती है? वानो एक सख्त पदानुक्रम वाला देश है। व्हाइटबियर्ड ने आह भरी। तो जब तक कोजुकी परिवार अपना मन नहीं बना लेता और मेरी मदद नहीं मांगता, मैं उनकी मदद के लिए सेना नहीं भेज सकता। लेकिन फिर भी अगर वे जनता की समझ हासिल नहीं कर पाते तो भले ही मैं उन्हें मूल शोगुन को उखाड़ फेंकने में मदद कर दूं, उनके पास शासन करने का कोई वैध दावा नहीं होगा। बहुत पेचीदा है। ईशान ने उदास होकर कहा। क्या हम कार्तिक को बहाने की तरह इस्तेमाल करके उसे नीचे नहीं गिरा सकते? कार्तिक के सहयोग के बिना उन्हें अपने मामले खुद संभालने दो। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है। व्हाइटबियर्ड ने कुछ निराश होकर कहा। आरव और राघव चौहान के पकड़े जाने का मतलब है कि प्रगतिवादी शायद पहले ही नाकाम हो चुके हैं। कोजुकी ओडेन शायद पहले ही शोगुन के हाथों में पड़ चुका है। आरव और बाकी लोग कोजुकी परिवार को नहीं बचा पाए। ईशान ने चिढ़कर अपनी टोपी उतारी, सिर खुजलाया, खड़ा हुआ और बोला, ये बहुत झंझट वाली बात है। छोड़ो इसे। खैर, ये मेरा काम नहीं है। मुझे बस जाकर आरव, राघव चौहान और बाकियों को वापस लाना है। जरा सोचिए, यह सच है। फिलहाल ईशान के ड्रैगन हंटर पायरेट्स का राघव चौहान के अलावा वानों से कोई खास लेना देना नहीं है। अगर उनका देश खुद को तोड़ भी दे तो भी ईशान से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसकी चिंता क्यों? अगर किसी को चिंता होनी चाहिए तो वो है व्हाइटबियर्ड। उस खाली समय में वह यह सोचना चाहता था कि कार्तिक की रोड पोनेग्लिफ कैसे प्राप्त की जाए। चूंकि ऐसा है तो तुम जाओ। व्हाइटबियर्ड मनीष की ओर मुड़ा और बोला, मनीष, ईशान के साथ चलो। व्हाइटबियर्ड पायरेट्स का एक प्रतिनिधि होना चाहिए। समझ गया पापा। मनीष ने सिर हिलाया, फिर पूछा, कोजुकी परिवार का क्या? क्या हमें उन्हें भी वापस लाना चाहिए? तुम ही तय करो। व्हाइटबियर्ड ने आह भरी। जितने बचा सको बचा लो। मनीष ने सहमति जताते हुए ईशान की तरफ देखा। चलो, जल्दी से निकल पड़ते हैं। व्हाइटबियर्ड ने मनीष को ईशान के साथ जाने के लिए एक खास वजह से चुना था। व्हाइटबियर्ड समुद्री डाकुओं में सिर्फ मनीष ही उड़ सकता था। अगर वह ईशान के साथ जाता तो दोनों पूरा रास्ता उड़कर वानो देश जल्द से जल्द पहुंच सकते थे। ईशान उसकी मंशा समझ गया और मुस्कुराते हुए मनीष की तरफ सिर हिलाया। क्या तुम मेरी रफ्तार के साथ चल सकते हो? छी, मुझे कम मत आको। मनीष ने जवाब दिया। अगर मैं पूरी रफ्तार से उड़ता हूं तो मैं धीमा नहीं हूं। हालांकि जैसे ही वे जाने वाले थे और व्हाइटबियर्ड पायरेट्स के सदस्य उन्हें विदा करने की तैयारी कर रहे थे, मोबी डिक के केबिन से अचानक एक तेज आवाज आई। एक तेज औरत की आवाज केबिन के दरवाजे पर जोर से दस्तक दे रही थी, चिल्ला रही थी, अरे, मुझे बाहर निकालो। अगर तुम योंको पायरेट्स के दल में हो तो क्या हुआ? मुझे बंद करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह आवाज सुनकर ईशान क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन व्हाइटबियर्ड पायरेट्स के सभी सदस्यों के चेहरे पर हताशा के भाव थे। फिर से? मनीष ने सिरदर्द के साथ कहा। उसे रोज ऐसा ही तमाशा करना पड़ता है। ईशान ने उत्सुकता से पूछा, क्या हो रहा है? यह एक महिला है। मनीष ने उत्तर दिया। ईशान ने आंखें घुमाईं। मैं समझ सकता हूं कि यह एक औरत है। मैं पूछ रहा हूं कि तुमने एक औरत को केबिन में क्यों बंद कर रखा है? मैं इसे कैसे कहूं? मनीष ने अपने अनानास जैसे बालों को खुजलाया।
मान लीजिए कि यह एक दुर्घटना थी। कुछ दिन पहले हमें एक मरीन युद्धपोत व्हाइटबर्ड पायरेट्स के इलाके में घुसता हुआ मिला। उस समय वह युद्धपोत एक समुद्री डाकू जहाज का पीछा कर रहा था, इसलिए हमने हस्तक्षेप किया और युद्धपोत को भगा दिया। लेकिन लड़ाई के दौरान हमें पता चला कि उस जहाज पर वास्तव में एक मरीन वाइस एडमिरल था। क्या एक मरीन वाइस एडमिरल एक समुद्री डाकू जहाज का पीछा कर रहा है? ईशान थोड़ा हैरान हुआ। क्या उस जहाज पर सवार समुद्री डाकू बहुत मशहूर हैं? मनीष ने हाथ फैलाए। पता नहीं वो मशहूर है या नहीं, पर लगता है 11 सुपरनोवा में से एक है, कोई बीना या कुछ और। यह बीना है। फ्लावर स्वॉर्ड विस्टा ने उसकी मूंछों पर हाथ फेरते हुए उसे सही किया। बीना, ज्वेलरी बीना। ईशान भी दंग रह गया। यह सुनकर कि यह सुपरनोवा में से एक है और वह भी एक महिला, उसे तुरंत उसकी याद आ गई। हाँ, उसका नाम बीना है। मनीष ने उदास होकर कहा। उसे बचाने के बाद उसने देखा कि हम व्हाइट बियर्ड पायरेट्स हैं और आरव को ढूंढने की जिद करने लगी। हमें लगा कि वह आरव की जान पहचान वाली है, इसलिए हम उसे वापस ले आए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, आरव हाल ही में जहाज पर नहीं आया था, इसलिए हमने उसे जहाज पर ही इंतजार करने दिया। इस औरत ने ज्यादा भूख लगने के अलावा कोई खास परेशानी नहीं की। लेकिन आरव के पकड़े जाने की खबर आने के बाद उसने हमारी बातें सुन ली होंगी और आरव को ढूंढने के लिए वानो देश जाने की जिद करने लगी होगी। हमें नहीं पता कि आरव के साथ उसका क्या रिश्ता है, लेकिन जाहिर है हम उसे जाने नहीं दे सकते थे। नतीजा यह हुआ कि उसने जहाज पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वह असल में डेविल फ्रूट का सेवन करती है और अपने उत्पात में उसने हमारे कई क्रू मेंबर्स को बूढ़ों और बच्चों में बदल दिया। हमारे पास उसे अभी केबिन में बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन वह रोज ऐसे ही हंगामा करती है और हम वाकई बहुत परेशान हो गए हैं। एनएस, वो आरव को ढूंढना चाहती है। क्या हो रहा है? ईशान भी थोड़ा उलझन में था। उसे ज्वेलरी बीना के बारे में तो पता था, पर आरव से उसका क्या रिश्ता था ये नहीं पता था। कौन जाने? मनीष ने हाथ फैलाए। वो कुछ नहीं कहेगी और हम तो बस अंदाजा लगा रहे हैं। विस्टा, जो उनके बगल में खड़ी थी, ने आंख मारते हुए कहा, मुझसे पूछो तो शायद यह आरव का कोई रोमांटिक कर्ज है। याद रखना, व्हाइट बियर्ड पायरेट्स में शामिल होने से पहले वह काफी समय तक समुद्र में समुद्री डाकू था और वह लड़का काफी हैंडसम है। हो सकता है यह औरत उस पर इतनी मोहित हो गई हो कि उसे ढूंढने आई हो। यह सुनकर व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के सभी सदस्य जोर जोर से हंसने लगे। दरअसल वे आमतौर पर काफी बोर होते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें अपने भाइयों के बारे में गपशप दिलचस्प लगी। ईशान को भी ये सब मजेदार लगा। क्या उसे आरव को ये सब बताना चाहिए? अगर आरव को पता चल गया कि विस्टा उसके पीठ पीछे उसके बारे में ऐसी बातें कर रही है, तो शायद वो वापस आकर विस्टा को सबक सिखा दे। दरअसल ईशान को पता ही नहीं था कि विस्टा पहले भी उसके और बड़ी माँ के बारे में ऐसे ही मजाक उड़ा चुकी है। अगर उसे पता होता तो वह आरव के वापस आने का इंतजार नहीं करता, विस्टा से खुद ही निपट लेता। क्यों न मैं जाकर उससे पूछ लूं? ईशान ने मनीष से कहा। वह जानना चाहता था कि बीना आरव को क्यों ढूंढ रही है। मनीष ने कहा, जो आपकी मर्जी। तो व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का एक सदस्य केबिन का दरवाजा खोलने गया। दरवाजा खुलते ही एक व्यक्ति बाहर भागा। दरवाजा खोलने वाले दो क्रू सदस्यों पर आक्रमणकारी ज्वेलरी बीना ने हमला कर दिया। उसने एक की गर्दन पकड़ ली और दूसरे को लात मारकर उसे उड़ा दिया।
ईशान हैरानी से देख रहा था, सोच रहा था, यह औरत वाकई बहुत बहादुर है। उसने योंको व्हाइटबर्ड के जहाज पर कदम रखने की हिम्मत कैसे की? लेकिन बदकिस्मती से अपनी उग्रता के बावजूद उसे व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के सदस्यों ने जल्दी ही वश में कर लिया। उन्होंने उसे सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि आरव के साथ उसका क्या रिश्ता है, लेकिन वे उसे बेलगाम भी नहीं छोड़ सकते थे। उसके शांत होने के बाद ईशान को आखिरकार ज्वेलरी बीना की एक झलक मिली। उसके लंबे गुलाबी बाल थे और उसने सिर पर टोपी पहनी हुई थी। उसके सुंदर चेहरे पर दाहिनी आंख के नीचे एक निशान था और उसके होंठ दिल के आकार की लिपस्टिक से रंगे हुए थे। उसने उत्तेजक कपड़े पहने थे, छोटे शॉर्ट्स और लंबे बूट पहने हुए थे, जिनके बीच लंबी गोरी टांगें दिख रही थीं। सच कहूं तो बीना बहुत खूबसूरत थी। कोई आश्चर्य नहीं कि व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के सदस्यों को शक था कि उसका आरव के साथ कोई रिश्ता है। इस औरत को बहुत ज्यादा भूख लगती थी, इसलिए उसे बिग ईटर उपनाम दिया गया था, और इसी तरह वह लड़का आरव भी बहुत ज्यादा खाने का शौकीन था जो अक्सर खाते खाते सो जाता था। मुझे जाने दो। जब उसे लाया जा रहा था तो बीना की हिम्मत नहीं हुई कि वह व्हाइट बियर्ड से असम्मानजनक ढंग से बात करे, लेकिन वह मनीष और अन्य लोगों पर जोर से चिल्लाई। हालांकि जब उसने ईशान को देखा तो वह दंग रह गई। तुम ज्वेलरी हो बीना? ईशान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, आरव के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है जो तुम उसे पाने के लिए इतनी उत्सुक हो? हम तुम्हें क्या है? बीना ने अपना सिर घुमा लिया। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? ईशान बोला, इसका सारा ताल्लुक मुझसे है। मैं आरव का सबसे अच्छा दोस्त और भाई हूं। मैं उसे तब से जानता हूं जब वह समुद्री डाकू बनने के लिए समुद्र में गया था। तुम एक अनजान मूल की औरत हो जो उसे ढूंढ रही हो और वजह भी नहीं बता रही। मैं तुम्हें उसके पास कैसे आने दूं? कौन जाने तुम विश्व सरकार द्वारा भेजी गई कोई जासूस हो। बकवास। यह सुनकर बीना कोसने लगी। अगर मैं विश्व सरकार की जासूस होती तो मरीन मुझे ढूंढने के लिए युद्धपोत क्यों भेजते? वह वास्तव में उतनी ही कठोर है जितनी अफवाहें कहती हैं। ईशान इस टॉमबॉय के बारे में कुछ अवाक था और बोला, छी, कौन जानता है कि तुम लोग सिर्फ नाटक कर रहे हो। तुम बहुत गुस्सा दिलाते हो। ईशान की बातें सुनकर बीना का गला इतना भर गया कि उसे लगा जैसे उसके सीने में गुस्से का एक टुकड़ा फंस गया हो। ईशान ने उसे मजाकिया अंदाज में देखा और कहा, अभी अभी तुम्हारी प्रतिक्रिया से लगता है कि तुम मुझे पहचानती हो। मुझे कैसे पता नहीं? बीना ने मुंह बनाया। नया योंको, लेकिन तुम तो बस औरतों को धमका सकते हो। अच्छा हुआ कि तुम्हें पता चल गया। ईशान बोला, चूंकि तुम मुझे जानते हो तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मैं अब आरव और बाकियों को बचाने जा रहा हूं। इसलिए अगर तुम मुझे अभी नहीं भी बताओगी तो कोई बात नहीं, जब आरव वापस आएगा तो मैं तुम्हारे और उसके रिश्ते के बारे में पता लगा लूंगा। हालांकि यह सुनकर बीना अचानक हंस पड़ी और बोली, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। आरव को भी नहीं पता कि हमारा रिश्ता क्या है। हाँ? क्या मतलब है तुम्हारा? ईशान हैरान था। बेवकूफ ऐसा इसलिए है क्योंकि वो मुझसे कभी मिला ही नहीं। बीना ने ईशान की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, वो अपने कजिन से कभी मिला ही नहीं। चचेरा भाई। हालांकि वह उससे बात करने में कामयाब रहा, लेकिन बीना के जवाब ने ईशान और व्हाइटबर्ड पायरेट्स के सभी सदस्यों को चौंका दिया। बीना की बातें सुनकर न केवल ईशान और अन्य लोग बल्कि व्हाइट बियर्ड भी अचंभित रह गए। उसने मन ही मन सोचा, आरव की तो सच में कोई बहन है। मुझे कैसे पता नहीं चला?
कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बुढ़े रवि ने अपने पिछले अफेयर्स से कोई नाजायज बेटी छोड़ दी हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे व्यक्ति होगे, रवि। ईशान और बाकियों के मन में भी तुरंत कई नाटकीय विचार आए। लेकिन सिर्फ एक पल के लिए, जब उन्हें अचानक एहसास हुआ कि बीना ने जो कहा था वो तो चचेरा भाई लग रहा था। व्हाइट बियर्ड ने ज्वेलरी बीना को संदेह से देखा और पूछा, तुम? हाँ, मैं पोर्टगास परिवार से हूं। बीना ने कमर पर हाथ रखकर जोश से कहा। आरव की मां मेरी मौसी हैं। उसकी बात सुनकर आखिरकार सबको समझ आ गया। दरअसल रिश्ता चचेरे भाई बहन का था। आरव की मां पोर्टगास डी रूज है। व्हाइट बियर्ड के चेहरे पर पुरानी यादें ताज़ा हो गईं जब उसने कहा, मैंने रवि को यह कहते सुना था कि उसकी मुलाकात साउथ ब्लू के बैटरिल्ला द्वीप पर एक महिला से हुई थी और उससे उसका एक बच्चा हुआ था। आरव के नाम में पोर्टगास उपनाम सुनकर ही मैं पहचान गया कि वह रवि का बच्चा है। हाँ, रूज मेरी चाची है। बोलते हुए बीना ने अचानक व्हाइट बर्ड को प्रणाम किया और कहा, बूढ़े आदमी, इतने सालों तक आरव का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। शुरू से ही रूखा और गुस्सैल स्वभाव वाला लड़का अचानक इतना शिष्टाचार दिखाने लगा कि सबको थोड़ा अजीब सा लग रहा था। लेकिन यह साफ था कि बीना का व्हाइट बियर्ड के प्रति सम्मान सच्चा था। रुको। व्हाइट बियर्ड ने हाथ हिलाया और कहा, मेरे मन में अभी भी कई सवाल हैं। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसे तुम यूं ही कह दो और सच हो जाए। तुम कहती हो कि तुम पोर्टगास परिवार से हो, लेकिन तुम्हारा उपनाम पोर्टगास क्यों नहीं है? यह आसान है, बीना ने जवाब दिया। क्योंकि मैंने अपने पिता का उपनाम लिया है, इसलिए जाहिर है यह पोर्टगास नहीं है। तो फिर तुम्हारे पिता कौन हैं? व्हाइट बियर्ड ने पूछा। अच्छा। बीना हिचकिचाई और बोली, मैं नहीं कह सकती। व्हाइट बियर्ड ने बीना की तरफ देखते हुए कुछ नहीं कहा। उसने पाया कि उसकी आंखें बहुत खुली थीं, इसलिए उसने इस मुद्दे पर और जोर नहीं दिया। इसके बजाय उसने पूछा, तो फिर आरव ने कभी जिक्र क्यों नहीं किया कि उसका एक कजिन है? क्योंकि वह मुझे नहीं जानता और न ही कभी मुझसे मिला है। बीना ने सिर हिलाया। और मैंने उसे सिर्फ एक बार देखा था जब वह पैदा हुआ था। उसके पैदा होने के बाद उसे वाइस एडमिरल गोपाल, हीरो ऑफ द मरीन्स। बीना का जवाब सुनकर ईशान अचानक भावुक हो गया। बीना जानती थी कि आरव को वाइस एडमिरल गोपाल ले गए हैं, जिससे उसकी कहानी में थोड़ी विश्वसनीयता आ गई। तो ईशान ने भी पूछा, आरव के जन्म के समय आप वहां थीं? बिल्कुल। बीना ने ईशान को व्हाइट बियर्ड के प्रति अपने सम्मान के बिना देखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानती थी कि ईशान और आरव अच्छे भाई हैं। इस हिसाब से उसे ईशान की बड़ी बहन जैसा कुछ माना जा सकता था, इसलिए उसे उससे कोई डर नहीं था, यह जानते हुए भी कि वह एक योंको था। हालांकि उसने फिर भी ईशान के सवाल का गंभीरता से जवाब दिया। आंटी रूज ने आरव को जन्म देने से पहले पूरे 20 महीने तक अपने गर्भ में रखा था। मेरे बिना वह कैसे टिक पाती? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? सब लोग हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। हम सच में मर्दों का एक झुंड, बीना ने बेबसी से कहा। क्या बच्चे पैदा करने की कोई ऐसी चीज है जिसे चाहो तो रोक सकती हो? अगर आंटी रूज में इतनी इच्छा शक्ति भी होती कि वो बच्चे को जन्म देने से रोक पाती, तो भी उनके अंदर का आरव ऐसा नहीं कर सकता। अगर गर्भ में बच्चा ज्यादा देर तक रहे तो उसका दम घुट जाएगा। और अगर ऐसा न भी हो तो भी आरव बढ़ता रहेगा और आखिरकार आंटी रूज को नुकसान पहुंचाएगा। क्या क्या ऐसा है? जिन पुरुषों ने कभी प्रसव का अनुभव नहीं किया था,
वे शायद यह नहीं जानते होंगे, इसलिए उन्होंने बीना को भ्रम और विस्मय के मिलेजुले भाव से देखा। बीना ने निराशा से